जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों को, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर, जैव आवर्धन, जैव संचयन को। और वीडियो के अंत में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और साथ में उन पर आधारित कुछ MCQs को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम पर्यावरण और पर्यावरण की परिभाषा, बायोस्फीयर, इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सिस्टम व पारिस्थितिकी निकेत को डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम इसके आगे के टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है दो घटकों से मिलकर बनता है, मुख्यतः जैविक और अजैविक घटकों से। जैविक घटक जो होते हैं इन अजैविक घटकों के साथ में क्या करते हैं, इनके साथ में कोरिलेट करते हैं और अजैविक घटकों का यूज़ करते हैं, इसी से मिलकर बनता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो जैविक घटक तीन प्रकार के होते हैं, मुख्यतः उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, इनसे मिलकर बनते हैं जैविक घटक। और अजैविक घटकों में मुख्यतः होते हैं अकार्बनिक पदार्थ, कुछ कार्बनिक पदार्थ, और साथ में इसमें ऊर्जा को भी हम शामिल कर सकते हैं जो कि भौतिक घटक का ही एक भाग है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं जैविक घटक के उत्पादक से। देखो, उत्पादक क्या होते हैं, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के हरे पौधे के साथ में जो भी शैवाल होते हैं यानी कि जलीय जीव और कुछ बैक्टीरिया भी इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, जो कि CO2 व जल को क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। दैट मीन्स जितने भी प्लांट होंगे, पेड़ पौधे होंगे, वो उत्पादक वर्ग के अंतर्गत हम इनको शामिल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी शाकाहारी या मांसाहारी जीव होंगे इनके लिए भोजन का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको उत्पादक वर्ग कहा जाता है। अतः यह स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। और इन्हीं को प्रथम पोषण स्तर के जीव या प्रथम पोषण स्तर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर या पेड़ पौधों पर डिपेंड नहीं रहते हैं, इसलिए इनको प्रथम पोषण स्तर भी कहा जाता है। देखो, एक इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें CO2 का क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है, और जल का क्या किया जाता है, तो जल का इसमें उपचयन किया जाता है। और इंग्लिश में आपको नाम याद रखना है, CO2 का अपचयन मीन्स CO2 का रिडक्शन किया जाता है और जल का ऑक्सीडेशन किया जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया है। ठीक है, इसलिए अब देखो, उत्पादक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जैविक घटक का पहला पार्ट उत्पादक। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उपभोक्ता को। उपभोक्ता क्या होते हैं, तो सभी उपभोक्ता जो होते हैं परपोषी होते हैं। परपोषी से मतलब ये है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि पादपों से और पेड़ पौधों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या अपना भोजन उत्पादकों और उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, अर्थात यह अपना भोजन हरे पौधों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको परपोषी कहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, भोजन हरे पौधों से और अन्य जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। दैट मीन्स शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जो कि मांस नहीं खाते हैं, मांसाहारी जो कि मांस खाते हैं, और सर्वाहारी जो कि मांस और शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाहारी। ठीक है, अब इसमें हम प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर डिस्कस करते हैं। तो वे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मांसाहारी नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीन चीज़ें आप याद रखना है कि शाकाहारी जो जीव होंगे वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, मांसाहारी जो जीव होंगे वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, और सर्वाहारी जो होंगे ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में इनको हम शामिल करते हैं। ठीक है, अब जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं ये शाकाहारी होते हैं, जैसे कि गाय देख लीजिए आप, बकरी, हिरन, खरगोश और चूहा, ये भी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं और इन्हीं को शाकाहारी भी कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में क्या आएगा कि ये अपना जो भोजन होगा, अपने भोजन प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता होंगे उनको खाकर क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। दैट मीन्स कि प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं और ये इन शाकाहारियों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो उदाहरण में, मेंढक आपने देखा ही होगा, सांप जो है जो कि मेंढक को खाता है, और भेड़िया। इस तरीके से द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में इनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता से मतलब क्या है कि वे उपभोक्ता जो अपना भोजन प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत हम मांसाहारी को भी शामिल करेंगे और सर्वाहारी उपभोक्ताओं को भी हम शामिल करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो, इसमें कुछ उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे कि शेर, चीता,
बाज और बड़ी सार्क जो है इनको हम तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में शामिल करेंगे। एक मेंढक को सांप खाता है तथा मछलियों को चिड़ियों द्वारा खाया जाता है। ठीक है, इसको चिड़ी कर लीजिएगा, चिड़ियों के द्वारा खाया जाता है। इसमें सांप और जो चिड़िया हैं ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में हम इनको शामिल करेंगे। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सांप कौन सी श्रेणी का उपभोक्ता है, तो याद रखिएगा सांप जो है तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको कंप्लीट करना है। देखो, इसमें हमने प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पढ़ लिए, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पढ़ लिए और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें कुछ उच्च मांसाहारी भी होते हैं। उच्च मांसाहारी मीन्स कि इसमें वे मांसाहारी जीव जंतु आते हैं जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों को मार कर खा सकते हैं, परंतु इन्हें कोई भी जंतु मार कर नहीं खा सकता है, जैसे कि चीता, बाघ और शेर। लेकिन एक चीज़ याद रखना, हम मानव ने किसी को नहीं छोड़ा है, कुछ लोग इनको भी मारकर खा जाते हैं। तो आप सोच लीजिए वो कितने बड़े वाले मांसाहारी होंगे। नेक्स्ट है हमारा सर्वाहारी। सर्वाहारी मीन्स कि कुछ जंतु शाकाहारी भी होते हैं और कुछ जंतु क्या होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है, तो जो जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं, और इन्हीं को सर्वभक्षी भी कहा जाता है। जैसे कि कुत्ता होता है एक और एक बिल्ली होती है। ठीक है, कुत्ता बिल्ली को हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं, और मानव को भी इसी में शामिल किया जाता है, यानी कि मानव एक सर्वाहारी है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है अपघटनकर्ता या मृतपोषी। देखो, हमने अभी जैविक घटक के साथ में क्या पढ़ा, उत्पादक पढ़ लिया है हमने, उपभोक्ता पढ़ लिया है। इसी जैविक घटक का एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं अपघटनकर्ता, या इसी को मृतपोषी भी कहते हैं। क्लियर। अब ये उन दोनों से थोड़े से अलग होते हैं। ये वे जैविक घटक हैं जो प्रायः उत्पादक व उपभोक्ताओं की मृत्यु के बाद उनके शरीर का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, यानी कि उनको डीकम्पोज करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मृतोपजीवी, कवक एवं जीवाणु अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते रहते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर कहते हैं। समझ में आया। यानी कि जो मृतोपजीवी होते हैं इनमें किस किस को शामिल किया जाता है, जो अपघटनकर्ता होते हैं इनमें किस किस को शामिल किया जाता है, तो एक तो इनको इसमें कवक को शामिल किया जाता है और जीवाणु को शामिल किया जाता है। याद रखना, इसमें विषाणु नहीं आएगा, एग्जाम में कभी कोई पूछ लिया जाता है, सो इस चीज़ को याद रखना है। क्यों किया जाता है, इनको प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उत्पादक वर्ग होता है, उपभोक्ता वर्ग होता है, इनका ये डिकम्पोज करते हैं और प्रकृति को साफ सुथरा बनाने में भी कार्य करते हैं। कुल मिलाकर ये वातावरण के संतुलन का कार्य करते हैं, प्रकृति की सफाई का कार्य करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है अपरदाहारी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता के बाद ये भी अपघटनकर्ता की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सड़ी गली चीज़ों से आहार प्राप्त करने वाले जीव। सड़ी गली चीज़ों से आहार प्राप्त करने वाले जीवों को अपरदाहारी कहते हैं। क्लियर। अर्थात यह भी एक प्रकार के अपघटक ही होते हैं जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि ये भी अपघटक या अपराधी होते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण आप देख सकते हो, केचुआ। केचुआ जो है अपरदाहारी का ही एक उदाहरण है, और केचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी में ओ परत के निर्माण में सहायक होते हैं। क्लियर। इस तरीके से इस फैक्टर को भी आपको याद रखना है। अब देखो, हमने जैविक घटक कंप्लीट कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे अजैविक घटक को। अजैविक घटक मीन्स कि सभी प्रकार के इसमें अकार्बनिक पदार्थ, जैसे कि इसमें आ जाएगी सभी प्रकार की गैसें। ठीक है, गैसों के बाद में इसमें अगैसीय पदार्थ भी आ जाएंगे, फिर इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ आ जाएंगे, और इसमें कुछ भौतिक पदार्थ और ऊर्जा को भी हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है जो विभिन्न जीवी घटकों का क्या करता है, नियंत्रण करता है, उनका कंट्रोल करता है। जैसे कि जल हो गया, वायु हो गई, तापमान, गैस, लवण, विद्युत और प्रकाश यानी कि सौर्य प्रकाश को हम इन अजैविक घटकों में शामिल करेंगे। और अजैविक घटक जो होंगे विभिन्न जैविक घटकों के द्वारा क्या होंगे, नियंत्रित किए जाएंगे। अभी तक हमने जैविक और अजैविक घटक को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये अजैविक और जैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। क्लियर हुआ। यानी कि इनको जीने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है या ऊर्जा गतिकी के जो नियम होते हैं, ये टोटल 2 नियम होते हैं, नियम 1 और नियम 2। इसमें हम एक लिंडमैन का 10% ऊर्जा नियम को भी डिस्कस करेंगे। देखो, ऊर्जा जो होती है ना, उसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है या नाश होता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है। उदाहरण के लिए हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यही रासायनिक ऊर्जा श्वसन क्रिया के कारण ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी को ही पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का प्रथम नियम कहते हैं। क्या कहता है, ये बोलता है कि ऊर्जा का तो ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, अपितु एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, इसका रूपांतरण होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ। इस तरीके से पहले नियम को बस इतना ही याद रखना है।
द्वितीय नियम क्या कहता है? वो कहता है, देखो पहला नियम ने ये बता दिया कि ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है, लेकिन रूपांतरण होता है। अब जो दूसरा नियम है ये बताता है कि आखिर निर्माण होता है तो उसमें से कुछ एनर्जी कहाँ पर रिलीज होती है, ये बताता है दूसरा नियम। ठीक है, रीड करते हैं। जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है, विनाश नहीं होता है, ह्रास होता है, यानी कि दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यह क्षय हुई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में वितरित हो जाती है। ठीक है, वायुमंडल में ये चली जाती है, यानी कि इसका विनाश नहीं होता है। उदाहरणार्थ, हरे पौधे जब सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो कुछ ऊर्जा जो होगी वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी? वो ऊष्मा के रूप में ह्रास होती है। क्लियर? बस द्वितीय नियम में भी इतना ही याद रखना है। अब देखो, प्रथम नियम और द्वितीय नियम हमने पढ़ लिया। ये एक लिंडमॉन महोदय थे, इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% ऊर्जा नियम प्रतिपादित किया। क्लियर हुआ? तो ये भी फैक्ट बनता है कि 10% ऊर्जा नियम किस एक पारिस्थितिकी के द्वारा दिया गया था, तो वो लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो, जो भी उत्पादक होते हैं, उत्पादक मीन्स जितने भी पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो तो उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर पिछले स्तर की उपलब्ध ऊर्जा का 10वां भाग ही स्थानांतरित हो पाता है, जबकि शेष 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर से जीव क्रियाओं में उपयोग होती है। वह केवल 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर में जाती है। इसे ही लिंडमैन का 10% ऊर्जा नियम या ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम कहते हैं। ऐसे याद रखिए कि अगर टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी 100 है, ठीक है, तो अगले स्तर में सिर्फ 10% जाएगी और इसके बाद के फिर अगले स्तर में इस 10% का फिर 10% ही यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी। क्लियर हुआ? इस तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है सदैव एक ही दिशा में होता है। बिल्कुल अलग अलग रूट से होकर एनर्जी जा सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो सदैव एक दिशा में ही होगा, रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। इस तरीके से हमने पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को डिस्कस किया और आज के वीडियो लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला, फूड चेन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इसमें क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला होती है वो विभिन्न उत्पादकों से लेकर उपभोक्ताओं तक जाती है और इसका डिकम्पोज भी होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर के जीवों के बीच में जो भोजन श्रृंखला होती है वह खाद्य श्रृंखला कहलाती है। देट मीन्स कि उत्पादक के बाद में छोटे छोटे कीट और उन कीटों को जब उनसे बड़े जीव जंतु खाते हैं और उनके बाद में उनसे जो बड़े जीव जंतु खाते हैं और उनको जो अपना भोजन प्राप्त होता है, वो जो डिसाइड करती है एक चेन रिएक्शन, एक चेन को, उसी चेन को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। क्लियर हुआ? जैसे हम एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि पौधे जो होते हैं, पादप जो होते हैं, इनको छोटे छोटे कीट खाते हैं। ठीक है, और इन कीटों को मेंढक के द्वारा खाया जाता है और इस मेंढक को एक सांप के द्वारा खा लिया जाता है और सांप को अंत में एक बाज खा लेता है। इस तरीके से एक श्रृंखला चलती है जिसको क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तरों के बीच में ऊर्जा स्थानांतरण के क्रम में श्रृंखलाबद्ध होती है। मतलब कि जो खाद्य श्रृंखला है ये ऊर्जा के रूप में जाती है, यानी कि एक जो पोषण स्तर होता है उसको जो अपने से निम्न पोषण स्तर से खाकर ही एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे एक पौधे का भक्षण कीटों के द्वारा किया जाता है और एक पौधे का भक्षण कुछ कीड़ों के द्वारा किया जाता है और इस कीड़े को मेंढक खा जाता है और मेंढक को सांप का भोजन होता है और सांप एक बाज के द्वारा अंत में खा लिया जाता है। इस तरीके से एक चेन बनती है। अतः खाद्य के क्रम और एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अब ये एक इमेज दी गई है। अब देखिए इमेज में ये है पत्ती, यानी कि एक पादप है और इस पादप को एक कीड़े ने खाया और इस कीड़े को मेंढक ने खाया और इस मेंढक को एक सांप खा लेता है और इस सांप को ये मंगूस यानी कि एक नेवला के द्वारा खा लिया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि खाद्य श्रृंखला जो होगी ये एक चेन में ही चलेगी, ये उलझी हुई भी हो सकती है। दैट मीन्स कि इस मेंढक को ये नेवला भी खा सकता है। क्लियर हुआ? जरूरी नहीं कि इसको एक मेंढक को एक सांप ही खाए, इस मेंढक को अन्य जीव जंतु भी खा सकते हैं और इस अन्य जीव जंतु को अन्य कोई और जीव जंतु भी खा सकते हैं। यानी कि खाद्य श्रृंखला एक उलझी हुई कड़ी के रूप में होती है, मिक्सअप होती है। एक और चित्र आप देख सकते हो, ये इसी प्रकार का इंडिकेशन है। यानी कि ये देखिए, ये सबसे पहले तो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक वर्ग है, प्लांट वगैरह, और इन प्लांट वगैरह को एक प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं जैसे कि हिरन, गाय वगैरह, और फिर इनके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स खा लेते हैं इनको, फिर अंत में टर्शरी कंज्यूमर के द्वारा ये उपभोग कर लिए जाते हैं। इमेज को आप लोग देख लीजिएगा।
अब देखो, खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है मुख्यतः। एक होती है चारण खाद्य श्रृंखला और एक होती है अपरद खाद्य श्रृंखला। पहले हम डिस्कस करेंगे चारण खाद्य श्रृंखला को। जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जो भी घास वगैरह होगी जिनको कि पशु वगैरह चर सकते हैं, उन्हीं को बोलते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो यह खाद्य श्रृंखला पौधों अथवा उत्पादकों से प्रारंभ होकर छोटे छोटे शाकाहारी जीवों से बड़े मांसाहारी जीवों पर आधारित होती है, उसी को बोलते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला सौर ऊर्जा पर आधारित होती है। क्लियर हुआ? यानी कि जो चारण खाद्य श्रृंखला होगी ये किस पे डिपेंड होगी? तो ये होगी किस पर? सौर ऊर्जा पर आधारित होगी। ये सौर ऊर्जा पर आधारित होगी। लेकिन जो अपरद खाद्य श्रृंखला होगी ये सौर ऊर्जा पर आधारित नहीं होगी। क्लियर हुआ? ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। अब देखो, अब ये खाद्य श्रृंखला का एक छोटा सा यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जो घास होगी, इस घास को एक बकरी या गाय या हिरन खाएगी और इस बकरी या गाय या हिरन को एक शेर के द्वारा खा लिया जाता है। इस तरीके से चारण खाद्य श्रृंखला निर्मित होती है। एक और उदाहरण यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि जो घास का जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा उसकी खाद्य श्रृंखला कुछ इस प्रकार की होगी। सबसे पहले घास होगा, इस घास को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या टिड्डे खाएंगे। इनको कुछ मेंढक या चिड़ियों के द्वारा खा लिया जाएगा और इन मेंढक को या चिड़ियों को कुछ बाज, पक्षी और सांप के द्वारा खाया जाएगा और अंत में ये जो सांप होगा इसको गिद्ध द्वारा खा लिया जाएगा। इस तरीके से ये घास की पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला निर्मित होती है। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं हम अपरद खाद्य श्रृंखला को। ठीक है, तो अपरद खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला के जीवों के मरने के बाद शुरू होती है, यानी कि उनकी डेथ होने के बाद ये शुरू होती है, यानी कि उन्हीं पर डिपेंड होती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अपरद खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला पर डिपेंड होती है। ठीक है, यहाँ पर आप नाम को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये चारण है। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, तो अपरद खाद्य श्रृंखला चाराई खाद्य श्रृंखला के जीवों के मरने के बाद शुरू होती है और चाराई खाद्य श्रृंखला के जीव जब मरते हैं तो अपघटक उन पर क्या करते हैं? एंजाइम वगैरह को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। अर्थात यह खाद्य श्रृंखला मृत पादपों एवं जंतुओं के मृत अवशेष अर्थात अपरद से शुरू होकर छोटे छोटे उपभोक्ताओं की ओर पहुंचती है। अपघटक क्या होते हैं? अभी हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि अपघटक वे होते हैं जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि जीवाणु व कवक आदि सूक्ष्म जीव। और मृत जैविक पदार्थ और सूक्ष्म जीव और फिर सूक्ष्म जीव खाने वाले जीव के आधार पर ये डिसाइड होती है। यानी कि सबसे पहले मृत जैविक पदार्थ होगा, उनको डिकम्पोज करेंगे कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि कवक और जीवाणु, और कवक और जीवाणु खाने वाले जीव इसके बाद में स्टार्ट होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक श्रृंखला मेंशन की गई है कि सबसे पहले कचरा होगा, फिर उसको कुछ कीट खाएगी और इन कीटों को छोटी छोटी मकड़ियाँ या मांस भक्षी एंड में इसको उपभोग कर लेंगे। इस तरीके से ये खाद्य श्रृंखला कंप्लीट होती है। दोस्तों, हमने खाद्य श्रृंखला को डिस्कस कर लिया है, लेकिन खाद्य श्रृंखलाएं सिंगल नहीं होती है, यानी कि ये एक दूसरे से पृथक नहीं होती है, एक दूसरे से ऐड होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से पृथक ना होकर आपस में क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। अर्थात खाद्य श्रृंखलाएं सरल या रेखित ना होकर अत्यधिक जटिल हो जाती है। इसी को कहा जाता है खाद्य जाल। जैसे एक अन्न पर निर्भर जो चूहा होगा अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का आहार होता है। जैसे कि एक चूहों को एक सांप भी खा सकता है और इसी चूहे को एक नेवला भी खा सकता है। मैंने अभी आपको बताया है ये। ठीक है, अर्थात भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में उत्पादक अर्थात पौधे, उपभोक्ता अर्थात जंतु एवं अपघटक अर्थात कवक और जीवाणु के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि एक पादप को सिर्फ एक ही जंतु खाएगा और उसको अन्य जंतु खाएगा। एक पादप को विभिन्न प्रकार के जंतु, छोटे छोटे जीव खा सकते हैं। उन विभिन्न छोटे छोटे जीवों को उनसे बड़े वाले उपभोक्ता खा सकते हैं, द्वितीय पंक्ति के उपभोक्ता खा सकते हैं। क्लियर हुआ? इस तरीके से खाद्य जाल जो होगा वो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के जोड़ने से या इनको जोड़ने से बनाया जाता है। क्लियर? इमेज में आप देखिए, ये एक उलझी हुई खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि जो ये सांप है, ये जो सांप है एक मेंढक को भी खा सकता है और इसी मेंढक को एक बाज भी खा सकता है। क्लियर हुआ? और इसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो एक तितली है, ये पादप है, इस पादप को एक तितली भी खा सकती है और अन्य कीट भी इसको खा सकता है। ठीक है, एक और चित्र ये दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, अब हम डिस्कस कर चुके हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को। अब इन दोनों के बीच में हम बेसिक डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य जाल को डिस्कस करते हैं। तो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती है। यानी कि जो खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से पृथक नहीं होती हैं, ये जब मिल जाती हैं तब खाद्य जाल का निर्माण होता है।
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है, एक दिशा में होता है, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह भी एक ही दिशा में होते हुए भी कई मार्गों से होकर गुजरता है, यानी कि इसकी दिशाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसमें जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें उत्पादक व विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तथा अपघटक होते हैं। इसमें भी अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता और अपघटक होते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें सेम हैं। फिर बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की, तो खाद्य श्रृंखला में जो आहार श्रृंखला होती है वो 3-4 चरणों में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, जबकि जो खाद्य जाल होते हैं ये कई चरणों में पूरी होती है। क्लियर, यानी कि इसके कोई 3 से 4 चरण नहीं होते हैं, बहुत सारे चरण बन जाते हैं इसके। इस तरीके से खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच में हमने डिफरेंस को देख लिया। अब देखो हमारे अंत के 2 टॉपिक और बचे हैं, जैव आवर्धन, बायोमैग्नीफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अभी हमने फूड चेन को डिस्कस किया है। तो इस फूड चेन में क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं वो अपने से नीचे के पोषण स्तर के जीवों को खाते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आहार श्रृंखला में जीव एक दूसरे का भक्षण करते हैं। इस प्रकरण में कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाते हैं, इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। देखो एक छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। मान लिया जाए ये है घास का पारिस्थितिकी तंत्र और इसको खाती है एक गाय। कौन खाती है, एक गाय खाती है। ठीक है, और इस गाय को खाने के बाद में क्या होता है, इस गाय की डेथ हो जाती है और इस गाय को आखिरी में खाता है एक बाज। कौन खाता है, एक बाज खाता है। क्लियर हुआ। और मान लिया जाए एक किसान है और इस किसान ने क्या करा, अपने खेत में डीडीटी डाली। क्या डाली, डीडीटी डालती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। एक बार वो नाम सुन लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। एग्जाम में नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसको एक गाय खाती है, गाय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इस गाय की मृत्यु होने के बाद इसको एक बाज खा लेता है। तो इस बाज में जो इफेक्ट होगा डीडीटी का, इस गाय से ज़्यादा इफेक्ट होगा, यानी कि इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, इस पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये। क्यों करेगा, क्योंकि इसकी जो डीडीटी होती है ये क्या होती है, ये टिश्यूज़ को इफेक्ट करती है, टिश्यूज़ में इसका परसेंटेज बढ़ता जाता है, इसलिए जो उच्च स्तर के जीव होते हैं उनमें ये ज़्यादा इफेक्ट करेगी। अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आहार श्रृंखला में जीव एक दूसरे का भक्षण करते हैं और इस प्रकरण में कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, इसी को जैव आवर्धन कहते हैं। अर्थात आहार श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होना ही जैव आवर्धन कहलाता है। एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है या जैव सांद्रण कहलाता है। इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, बायोमैग्नीफिकेशन। कभी कभी इसको जैव सांद्रण भी बोल दिया जाता है। जैव आवर्धन में आहार श्रृंखला की एक कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषकों का क्या बढ़ता जाता है, सांद्रण बढ़ता जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखें, डीडीटी, 24D, पारा और एंडोसल्फान। देखो डीडीटी जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। रेचल कार्सनल, एक इन्हें पर्यावरण विज्ञान की क्या कहा जाता है, माता कहा जाता है, जननी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, रेचल कार्सन को। इन्होंने डीडीटी को प्रतिबंधित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और 2004 में कॉन्फ्रेंस होती है यूएनओ के द्वारा, और उस कॉन्फ्रेंस में सभी जो कंट्रीज़ होती है वो इसको अपने यहाँ प्रतिबंधित कर देती हैं। 2020 में भी एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, और वहाँ पर भारत एकमात्र ऐसी कंट्री होता है जो इसको क्या नहीं करता है, इसको जो ये प्रपोजल होता है इस पर साइन नहीं करता है, क्योंकि भारत ने अभी भी हमारे यहाँ पर मलेरिया को समाप्त करने के लिए इसका हम यूज़ कर रहे हैं, किसका, डीडीटी का। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, यानी कि हमने अभी भी इसको आंशिक रूप से प्रतिबंधित ही किया है, पूरी तरीके से हमने अभी तक इसको डीडीटी को प्रतिबंधित नहीं किया है, क्योंकि मलेरिया जैसी जो परजीवी पर आधारित एक बीमारी है, इसको हमें पूरी तरीके से पहले हमारी कंट्रीज से क्या करना है, समाप्त करना है, उसके बाद ही हम पूरी तरीके से इसको हमारे यहाँ प्रतिबंधित करेंगे। ऐसा हमारे इंडिया का व्यू है इस कॉन्फ्रेंस में। क्लियर हुआ। इस तरीके से हमने जैव आवर्धन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव संचयन। देखो जैव संचयन एक जीव या एक खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों का क्रमिक संचयन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, क्रमिक संचयन की कैसे कैसे एक जीव से दूसरे जीव में बढ़ता जाता है। ये प्रदूषण विशेषकर अनिम्नीकृत प्रदूषक जैसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो जीवधारियों के भीतर उपापचयित नहीं हो पाते, जिनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये खेती में यूज़ किया जाने वाला एक कीटनाशक होता है, और क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। और इसके कुछ बेसिक उदाहरण है मिथाइल क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो उदाहरण में हमको जैव संचयन में यही लिखना है।
ठीक है, समझ में आया जैव संचयन क्या होता है? यानी कि एक जीव से, यानी कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो प्रदूषकों का संचयन होगा उसी को जो दर्शाया जाता है उसी को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्लियर? इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर को डिस्कस करते हैं कि देखो क्या है। पहला, पारितंत्र का जो गतिक हृदय है, पारितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह एवं भूजैव रासायनिक चक्र को कहा जाता है। पारितंत्र का गतिक हृदय, ऊर्जा प्रवाह को क्यों कहा जाता है? जो कि इंसान में गति किस कारण से होती है? हृदय के माध्यम से होती है। हम जब भोजन करते हैं एनर्जी उसी के माध्यम से होती है, इसीलिए ऊर्जा प्रवाह या भूजैव रासायनिक चक्र को कहा जाता है। एक आहार श्रृंखला जो है वो 4 कड़ियों से मिलकर बनती है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था, सूर्य का प्रकाश है। विभिन्न प्रकार के पादपों को ये प्राप्त होता है और प्रकाश द्वारा पौधों में निर्माण होता है विटामिन डी का और कैरोटीन से का निर्माण होता है। गाजर में भी कैरोटीन ही पाया जाता है। ठीक है, कुछ कीड़भक्षी पौधे होते हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। क्या क्या होते हैं? यूट्रिकुलेरिया, डार्योनिया और ड्रोसेरा, ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में कवक और जो जीवाणु होते हैं ये क्या होते हैं? अपघटक जीव कहलाते हैं। इनमें विषाणु नहीं आएंगे, याद रखना है। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सर्वाधिक कौन से रंग में होती है? तो वो लाल और नीला रंग में सर्वाधिक होती है। क्लियर? इस तरीके से हमने हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। देखो अभी हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूं कि जो एमपीपीएससी मेंस एग्जाम होती है उसमें 3 मार्कर में इस वीडियो लेक्चर से क्या क्या 3 मार्कर बनेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पूछ सकते हैं, प्रथम श्रेणी का भी पूछ सकता है, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सर्वाहारी, अपघटनकर्ता, अप्रदाहारी, लिंडमैन का 10% नियम, खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, जैव आवर्धन और जैव संचयन को 3 मार्कर्स में पूछ सकते हैं। देखो ये जैव आवर्धन जो है ना, बायोमैग्निफिकेशन, इसको एमपीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है 3 मार्क्स में। ठीक है, तो याद रखना है ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं टॉपिकों से। अब देखो अभी हमने जो डिस्कस किया है पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटक, तो इनको 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है मेंस में। और लिंडमैन का 10% ऊर्जा नियम को भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके सिवा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब हम एमसीक्यू लगाते हैं। देखो पहला है, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है या प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं? शाकाहारी जंतु आते हैं, मांसाहारी जंतु आते हैं, सर्वभक्षी जंतु आते हैं या फिर हरित पादप आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं सभी शाकाहारी जंतु को इसमें शामिल किया जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा उपयोग किया जाने वाला सूर्य का प्रकाश परिवर्तित होता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश पादप किस में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, आ और बा दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? मैक्सिमम लोग इसमें ए और बी दोनों को ऑप्शन में मारेंगे, बट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा केमिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में इसको ये कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, प्रतिशत नियम किससे संबंधित है? तो अभी हमने डिस्कस किया है प्रतिशत नियम लिंडमैन का ऊर्जा से संबंधित है। तो ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में पहुंचाना। ठीक है, अब आगे के 3 हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि पहला ही हमने डिस्कस कर लिया है कि हाँ पहला ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और जल। क्या होगा सोचिए, कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। तो इसमें आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। और जो पोटेशियम है ये जल संचयन के लिए आवश्यक तत्व है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए अभी हमने डिस्कस किया है जल, यानी कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए पोटेशियम जो है ये आवश्यक तत्व है। क्लियर? अब देखो लिंडमैन के ऊर्जा नियम के अनुसार एक खाद्य श्रृंखला के एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊर्जा के 10% का ह्रास होता है, ऊर्जा के 90% का ह्रास होता है, ऊर्जा के 20% का ह्रास होता है, ऊर्जा के 80% का ह्रास होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऊर्जा के 90% का ह्रास होता है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में CO2 का क्या होता है? CO2 का क्या होता है? तो क्या होता है इसका होता है अपचयन। ठीक है, उपचयन नहीं होता है, अपचयन होता है। जल का होता है उपचयन, जल का होता है ऑक्सीडेशन और CO2 का होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन, यानी कि इसका CO2 का होता है अपचयन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक को प्रकृति का मेहतर कहते हैं? किसको कहते हैं? तो उत्पादकों को कहते हैं, उपभोक्ताओं को कहते हैं, अपघटनकर्ताओं को कहते हैं, अपरदाहारी को कहते हैं। तो ये कहा जाता है अपघटनकर्ताओं को, यानी कि जो भी जीवाणु होंगे और जो कवक होंगे इन दोनों को क्या कहा जाता है? प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। अपघटनकर्ताओं को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तो
प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं। ठीक है, तो शाकाहारी क्या होते हैं? ये एमपीपीएससी 2016 में 2016 या 17 में पूछा गया प्रश्न है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इन्हें प्रकृति का प्रथम या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। याद रखना, जितने भी शाकाहारी होते हैं और प्राथमिक उत्पादक इनको कहते हैं। तो जितने भी पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पारितंत्र का जैविक घटक है? ठीक है, तो जैविक घटक वो होंगे जो अजैविक घटकों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता आ जाएंगे। ठीक है, तो पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो बस इन्हीं को कहा जाता है प्रकृति का जैविक घटक। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, जीवाणु, शाकाहारी या मांसाहारी। इसका आंसर आएगा घास भूमि के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जो उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। हमने वीडियो में डिस्कस किया था, जो शेर होता है, चीता होता है, शेर होता है, चीता होते हैं, ये सभी उच्च स्तर के मांसाहारियों में इनको शामिल किया जाता है। उच्च स्तर के उपभोक्ता या मांसाहारी बात एक ही है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पारितंत्र में बाज का स्थान क्या है? बाज क्या है पारितंत्र में? उपभोक्ता है, एक प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है या सर्वोच्च उपभोक्ता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सर्वोच्च उपभोक्ता, आंसर डी। ठीक है, तो ये सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं बाज। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं पारितंत्र, जैव समुदाय, जैव समुच्चय और जैव विविधता। तो देखो, पहले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल मिलकर क्या बनाते हैं? जैव मंडल बनाते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जैव समुदाय आएगा। ठीक है, एक समुदाय का निर्माण करते हैं ये, तो आंसर भी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इंपॉर्टेंट तथ्य और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आज हमने डिस्कस किया है, और इसके आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर को प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच।